सभी बंधुओं को नमस्कार। स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन चैनल में। आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, जो चैप्टर चल रहा था उसका जो है क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। जिस चैप्टर का नाम था कि खाना पकाने के दौरान पोषक तत्वों का संरक्षण, खाद्य पदार्थों के अंकुरण, किण्वन, खाद्य तालमेल के पोषक मूल्यों के बढ़ाने के पारंपरिक तरीके। तो उसका एक पार्ट जो है हम लोग अपलोड हो चुका है, जाके देखिए। और बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। उसका अगला पार्ट हम लोग करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं अगला पार्ट बिना देरी किए हुए। खाद्य पदार्थ को सुरक्षित रखने के लिए कितनी मात्रा में चीनी होनी चाहिए, ठीक है, ताकि अन्य किसी परिरक्षक की आवश्यकता न पड़े। देखिए, खाद्य पदार्थ होते हैं, उनको सुरक्षित रखा जाता है। नमक में भी रखा जाता है, चीनी में भी रखा जाता है, ठीक है। नमक में खासतौर से अचार वगैरह रखा जाता है, चीनी में जैम वगैरह, मुरब्बा वगैरह सब रखा जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि कितना मात्रा होना चाहिए जिससे क्या ना हो सके, अन्य परिरक्षक की आवश्यकता ना पड़े और हमारा भोजन जो है खराब भी ना हो। तो 10 से 20%, 30 से 40%, 40 से 50% या 60 से 70%। तो उसका उत्तर हो जाएगा 21 का हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, यानी कि 60 से 70%। तो खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए 60 से 70% चीनी की होनी चाहिए ताकि किसी परिरक्षक की आवश्यकता न पड़े, ठीक है। खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए 60 से 70% चीनी होनी चाहिए ताकि किसी परिरक्षक की आवश्यकता न पड़े। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 22 पर आते हैं। पोषक तत्वों को सुरक्षित रखने के लिए कौन सा सोपान मदद नहीं करता, ठीक है। पोषक तत्वों को सुरक्षित रखने के लिए कौन सा सोपान मदद नहीं करता है, बाकी सारे मदद करते हैं। जो नहीं करता उसको जो है हमें वही आंसर हो जाएगा, कहने का मतलब है। तो प्रेशर कुकर में पकाना, चावल और दाल को बार बार और सही तरीके से धोना, ठीक है। सब्जियों के छिलकों को न निकालना, छिलका निकालने से पहले धोना, ठीक है। तो देखिए, प्रेशर कुकर में पकाने से क्या होता है, भोजन जल्दी पक जाता है और हमारे पोषक तत्वों की हानि नहीं होती है। तो ये तो क्या हो गया, ये सुरक्षित रखने के लिए सोपान नहीं में ये नहीं होगा आंसर। देखिए, अब सब्जियों के छिलको नहीं निकालेंगे तो इसमें भी पोषक तत्वों का बचाव होगा, सुरक्षित रहेंगे हमारे पोषक तत्व। छिलका निकालने से पहले धो लेंगे तो भी हमारे पोषक तत्व सुरक्षित रहेंगे। लेकिन जब चावल और दाल को जब हम बार बार धोते हैं तो क्या होता है, उसके पोषक तत्व निकल जाते हैं। तो हमारा जो है यही उत्तर होगा, क्योंकि नहीं पूछ रहा है कौन सुरक्षित करने के लिए कौन सा सोपान मदद नहीं करता है। तो चावल और दाल को जब बार बार नहीं धोना चाहिए, ध्यान रखिएगा। अब इसको पढ़ लेते हैं, एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। पोषक तत्वों को सुरक्षित रखने के लिए चावल और दाल को बार बार और सही तरीके से धोना नहीं चाहिए, क्योंकि चावल और दाल को बार बार धोने से क्या होता है, उसमें उपस्थित पोषक तत्व निकल जाते हैं, ठीक है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 23 पर आते हैं। इसमें भी 20 प्रश्न है, ठीक है। इसके बाद हमारा जो है कोर्स 85% समाप्त हो जाएगा। खाद्य पदार्थ का संरक्षण की अवधि जो है इससे संबंधित है। जो खाद्य पदार्थ की संरक्षण की अवधि है इससे संबंधित है जल की मात्रा से, पोषक तत्वों की मात्रा से, संरचना से, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो 23 का उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। देखिए, अवधि मतलब होता है समय, क्या होता है, समय। कितने समय तक जो है ये सुरक्षित रहेगा उसकी बात हो रही है। तो कहने का मतलब जितना उसमें मॉइस्चर होगा उस पर डिपेंड करेगा कि ये क्या होगा, खराब कितना जल्दी हो रहा है। बात ध्यान रखिएगा। तो जो खाद्य पदार्थों के संरक्षण का अवधि होता है वो जल के मात्रा पर से संबंधित होता है, ठीक है, जल की मात्रा पर डिपेंड करता है। किसी खाद्य पदार्थ में जल की आर्द्रता की मात्रा अधिक होगी तो वह खाद्य पदार्थ जल्दी ही खराब होगा। उसमें हम लोग बताए थे पिछले चैप्टर में निर्जलीकरण की बात कर रहे थे। निर्जलीकरण का मतलब क्या, कि भोजन को सुखाकर सुरक्षित करना है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जितना उसमें नमी रहेगा उतना जल्दी भोजन जो है जल्दी खराब होगा। वही अवधि की बात कर रहा है, समय की बात कर रहा है, ठीक है। तो संरक्षण को जो है समय से जोड़ रहा है, वो डिपेंड कर रहा है कि उसमें कितना जल की मात्रा है। हरी सब्जियां एवं रसदार फल, परंतु जैसे हरी सब्जियां और रसदार फल क्यों खराब होते हैं, क्यों बताइए, क्योंकि इसमें जो है पानी की मात्रा ज़्यादा होता है, ठीक है। जिन खाद्य पदार्थों में जल की मात्रा कम होगी वे लंबे समय तक संरक्षित किए जा सकते हैं। जिनमें जो है पानी की मात्रा कम होगी वो जो है लंबे समय तक रहेंगे। जैसे देखिए, गेहूं हो गया, ठीक है, गेहूं की बात कर रहा हूँ। गेहूं में भी नमी होता है, 6 से 7% होता है, लेकिन ठीक है, तो उसको ज़्यादा दिन तक हम लोग सुरक्षित रख सकते हैं। और बाकी सब्जियों और फलों में बहुत ज़्यादा होता है पानी, इसको ज़्यादा देर तक सुरक्षित नहीं रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 24 पे आते हैं। ब्लांचिंग फल संरक्षण के लिए एक विधि है जिसमें ब्लांचिंग जो है
फल को सुरक्षित करने की एक विधि है जिसमें क्या किया जाता है बताइए। खाद्य पदार्थों को के सूक्ष्म जीवों को निकाला जाता है, कि खाद्य पदार्थों में उपस्थित सूक्ष्म जीवों को मारा जाता है, कि खाद्य में के एंजाइम की अक्रियाशील बनाया जाता है, कि रासायनिक क्रिया की दर को कम करना होता है। बताइए क्या करना होता है इसमें। जो 24 का आपका उत्तर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। ठीक है, कि खाद्य पदार्थ में उपस्थित सूक्ष्म जीवों को क्या किया जाता है, मार दिया जाता है। जो सूक्ष्म जीव होते हैं ना, यही क्या होते हैं, क्रियाशील होकर जो है भोजन को खराब करते हैं। तो जब ब्लांचिंग के द्वारा जो है सूक्ष्म जीवों को क्या किया जाता है, मार दिया जाता है। तो देखिए अब इसमें जो है एक्सप्लेनेशन में पढ़िए, सब समझ में आ जाएगा कि ब्लांचिंग जो है संरक्षण की एक विधि है, तरीका है, जिसमें खाद्य पदार्थों को उपस्थित जीवों को क्या किया जाता है, मार दिया जाता है। ब्लांचिंग गर्म पानी में या भाप द्वारा जो है की जाती है, जिसमें खाद्य पदार्थों में उपस्थित जीवाणु को नष्ट किया जाता है। गर्म पानी में हल्का सा उबाल दिया या भाप में थोड़ा रख दिया, ठीक, उसमें क्या उससे क्या होता है, जीवाणु मर जाते हैं। इस विधि द्वारा जो है खाद्य पदार्थों में उपस्थित सूक्ष्म जीवों को नष्ट करके उसे खराब होने से क्या किया जाता है, बचा लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 25 पे आते हैं। अंकुरण के समय जो एंजाइम सक्रिय होता है, बताइए कौन सा एंजाइम अंकुरण के समय सक्रिय होता है। जब अंकुरण होता है, जब फूले फूटते हैं, मान लीजिए चना है तो चना में से जो ये निकलता है यही तो अंकुरण है, जो पौधा निकलता है धीरे से। तो ये इसके लिए कौन सा जो है एंजाइम महत्वपूर्ण है, पेप्सिन है, ब्रोमिलिन है, अमाइलेज है या रेनिन है। जो 25 का उत्तर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, यानी कि अमाइलेज। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए। अमाइलेज जो है, अमाइलेज अंकुरण यानी कि जर्मिनेशन के सक्रिय एंजाइम होता है, किस समय सक्रिय एंजाइम होता है। अनाजों के अंकुरण से अनाजों के पौष्टिक विशेषकर विटामिन B1, B2, नियासिन और विटामिन सी की मात्रा में काफ़ी वृद्धि आती है। बताए थे कि जब अनाजों का अंकुरण होता है तो उसमें B1, B2, नियासिन, विटामिन सी आदि की मात्रा बढ़ जाती है, जो क्या होता है, हमारे हेल्थ के लिए बड़ा बढ़िया होता है। ठीक है, अंकुरण से कार्बोज की कुछ मात्रा में परिवर्तित हो जाता है, कुछ अंकुरण कार्बोज मतलब कि कार्बोहाइड्रेट की मात्रा में कुछ परिवर्तन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 26 पर आते हैं। बताइए इस प्रश्न का आंसर बताइए। कम खर्च में भोजन संरक्षण के सिखाने के लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है। भोजन संरक्षण को कम खर्च में सिखाने के लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है। भाषण है, कि सामूहिक वार्तालाप है, कि प्रयोगशाला विधि है, कि प्रदर्शन है। बताइए कम खर्च में जो है भोजन को संरक्षण करने का सिखाना है। तो जो 26 का उत्तर हो जाएगा आपका, बताइए डी ऑप्शन, यानी कि प्रदर्शन करना है। तो जो प्रदर्शन के माध्यम से किसी बात को सभी जन तक आसानी से पहुंचाया जा सकता है। कम खर्च में जो है भोजन संरक्षण को सिखाने के लिए उपयुक्त में प्रदर्शन को माना जाता है। ठीक है, देखिए प्रदर्शन का मतलब क्या होता है मैं बता रहा हूँ। भोजन को कैसे पकाया जाए उसका एक जो है एक तरह से जो है प्रयोग करके दिखाया जाए। ठीक है, टीवी पे दिखाया जाए या यूट्यूब पे वो कर दीजिए, अपलोड कर दीजिए। मतलब कहने का मतलब किसी न किसी जो है मास मीडिया के थ्रू जो है आप दिखाइए उसको, और उसका जो है पूरा प्रॉपर जो है एक तरह से डिजाइन तरीके से दिखाइए कि कैसे कैसे हम लोग बचा सकते हैं। पूरा जो है सेटअप रखिए उसका, जैसे कुकर का प्रयोग करना तो कुकर का प्रयोग करके दिखाइए, या अन्य विधि का प्रयोग करना तो अन्य विधियों का प्रयोग करके दिखाइए। सारा सब कुछ जो है सामने एकदम आंखों के सामने दिखाइए, उसे प्रदर्शन विधि कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 27 पे आते हैं। खाद्य संरक्षण मतलब भोजन के संरक्षण की घरेलू विधि है। ठीक है, उसको सुरक्षित रखने की घरेलू विधि कौन कौन सी है। रेफ्रिजरेशन में मतलब कि फ्रिज में रखिए, डिहाइड्रेशन यानी कि उसको सुखा के रखिए, नमक या चीनी में रखिए, इनमें से सभी। तो सीधी सी बात है कि जो ये सभी विधि हम लोग पढ़ चुके हैं, खासतौर से प्रश्नों में अभ्यास कर चुके हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा 27 का डी ऑप्शन। ठीक है, तो जो खाद्य संरक्षण करने की विधि है उसमें जो है सुरक्षित रखने की प्रक्रिया है। ठीक है, इसमें सूक्ष्म जीवों के द्वारा क्या किया जाता है, खाद्य पदार्थों को खराब करने की प्रक्रिया से रोका जाता है। देखिए ये बहुत कम कर देता है, क्या करता है, मतलब इस जो भी सूक्ष्म जीवों की क्रिया है बहुत कम करता है। देखिए संरक्षण के घरेलू विधि में रेफ्रिजरेशन, डिहाइड्रेशन और नमक या चीनी का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए रेफ्रिजरेशन कैसे काम करता है मैं बता रहा हूँ। आप गर्मियों के दिन में देखे होंगे दही बहुत जल्दी खराब होती है, बहुत जल्दी खट्टी होती है। क्यों? क्योंकि जो उसमें के अंदर का बैक्टीरिया होता है ना, वो बहुत तेजी से काम करता है जो गर्मी के दिन में। ठंडी के दिन में वही जो है बहुत धीमे काम करता है। अच्छा, इसका मतलब रेफ्रिजरेशन से क्या मतलब है। रेफ्रिजरेशन क्या करता है, एक ठंडी का माहौल क्रिएट करता है अपने अंदर। ठीक है, अपने अंदर जो है एक ठंड का वातावरण क्रिएट करता है। ये मान लीजिए रेफ्रिजरेशन है तो ठंड का वातावरण क्रिएट करता है। तो इससे क्या होता है, इससे होता ये है
कि जो उसके अंदर माइक्रोब्स होते हैं, मतलब कि छोटे छोटे जीवाणु होते हैं जो भोजन को खराब करते हैं, उनकी क्रिया धीमी पड़ जाती है, और गर्मी में वही क्रिया बहुत तेजी से होती है। जो क्रिया धीमे पड़ जाती है उसकी वजह से जो है भोजन बहुत देर में खराब होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। डिहाइड्रेशन मतलब कि भोजन को सुखा के, अभी पढ़ चुके हैं कि जितना ज़्यादा पानी होगा उतना जल्दी भोजन, कोई भी भोजन होगा वो खराब होगा। तो पानी सूख जाएगा तो जो है भोजन थोड़ा दिन ज़्यादा दिन तक टिकेगा। नमक और चीनी में भी क्या होता है, माइक्रोब्स का क्रिया क्या होता है, हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 28 पे आते हैं। भंडार गृह में नमी होने पर डिब्बों को रखने के पूर्व क्या करना चाहिए। जो अगर भंडार गृह मतलब जो भी रूम है आपका, जो भी कमरा है, ठीक है, उसमें अगर नमी का माहौल है तो उसको इसमें डिब्बों के रखने के पूर्व क्या करना चाहिए। जो भी डिब्बे में आप रख रहे हैं अनाज सामान वगैरह या खाने पीने के जो भी सामान है तो उसमें क्या करना चाहिए। तो डिब्बों को तेल में डुबो कर उसे फिर रखना चाहिए। डिब्बों को पानी में रखना चाहिए। डिब्बों को गर्म जल में रखना चाहिए, या तेल युक्त वस्त्र उसके चारों तरफ रगड़ देना चाहिए। तो बताइए क्या करना चाहिए। तो 28 का उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि क्या करना चाहिए, तेल युक्त वस्त्र जो है उसके चारों तरफ रगड़ देना चाहिए। क्योंकि जो है वो नमी को, जो तेल होता है, नमी को अंदर जाने से क्या करता है, रोकता है। ठीक है, देखिए जो भंडार गृह में नमी होने पर डिब्बों को रखने के पूर्व जो है तेल युक्त वस्त्र को उसके चारों तरफ क्या करना चाहिए, रगड़ देना चाहिए, जिससे नमी युक्त वाले डिब्बों में प्रवेश न कर सके। नमी जो है प्रवेश न कर सके किसमें, डिब्बा में। सामान्यतः फलों को शक्कर के शरबत में या डिब्बाबंदी की जाती है। डिब्बे में रखे फलों या शरबतों डालते समय उबाल दिया जाता है। ठीक है, जो भी डिब्बा में फल रखा है उसको उबाल के रखा जाता है। डिब्बों को सील करते समय किनारे की चूड़ी भली भांत क्या करना चाहिए, फिट करना चाहिए। सील के बाद जो है विसंक्रमण प्रक्रिया को समाप्त करने के लिए डिब्बों को गर्म जल में डाल दिया जाता है। ठीक है, कहने का मतलब है कि पहले डिब्बा को ही सुरक्षित कर लीजिए, ठीक है ना। उसके बाद जो है उसमें रखा जाता है सामान को। उसके बाद डिब्बों को ठंडा किया जाता है और फिर जो है उसमें लेबल लगाकर जो है चिपका दिया जाता है। तो इस तरह से जो है डिब्बा बंदी की जाती है और उसको सुरक्षित किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 29 पे आते हैं। खाद्य संरक्षण को निम्नलिखित में से किस विधि एंजाइम विकृत हो जाती है। ठीक है, खाद्य संरक्षण की निम्नलिखित में से किस विधि में एंजाइमें विकृत हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। ठीक है, तो बताइए, अपूयन में, वर्णहीन करना में, निर्जलीकरण में, या अचार बनाना में। जो 29 का उत्तर होगा वो जाएगा आपका सी, यानी कि निर्जलीकरण में। तो देखिए एंजाइम की जो क्रिया हो को कई विधियों से निरोधित किया जा सकता है। इनमें एंजाइम को निष्क्रिय बनाने वाले ताप देना या गर्म करना, प्रशीतन करना, वायु का विलोपन या प्रकाश करना। ठीक है, खाद्य संरक्षण के लिए निर्जलीकरण के कारण एंजाइमें विकृत हो जाती हैं। देखिए जो एंजाइम्स होती हैं फलों के अंदर, तो वो क्या करती हैं, हेल्प करती हैं किसमें, भोजन को खराब करने में। माइक्रोब्स को एक तरह से वो साइट प्रोवाइड करती हैं, घर प्रोवाइड करती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब उन एंजाइम्स को खत्म कर देंगे हम निर्जलीकरण के द्वारा, तो भोजन जो है हमारा ज़्यादा दिन तक टिकेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 30 पे आते हैं। खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए कौन सी विधि अधिक वैज्ञानिक है, अधिक अच्छी मतलब कि इनमें से जो है सबसे अच्छी वैज्ञानिक विधि कौन सी है। तो रासायनिक विधि है, भौतिक विधि है, या विकिरण विधि है, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर जाएगा 30 का आपका, हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, वो है विकिरण विधि। देखिए विकिरण विधि में क्या होता है कि यहाँ पर भोजन को रख दिया जाता है, उस पर जो है वेव्स को छोड़ा जाता है। ठीक है, उससे क्या होता है उसमें कि जो भी माइक्रोवेव्स वगैरह होते हैं वो क्या होते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, और इस तरह से जो है भोजन हमारा क्या हो जाता है, कुछ दिनों के लिए सुरक्षित हो जाता है। क्यों, क्योंकि जब माइक्रोवेव्स मर जाएंगे या बहुत कम हो जाएंगे तो जो है बहुत ज़्यादा दिन तक चल जाएगा हमारा भोजन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 31 पर आते हैं। भोजन पकाने की इस विधि में नमी और ताप की आवश्यकता है। नमी की भी आवश्यकता है, ताप की भी आवश्यकता है। किस में बताइए, ग्रिलिंग में, बेकिंग में, पोचिंग में, या सभी विकल्पों को लाता है। बताइए किसमें जो है ताप, नमी और ताप दोनों की आवश्यकता है। तो देखिए इसमें जो है इसका उत्तर हो जाएगा आपका सी, यानी कि पोचिंग में। भोजन पकाने की पोचिंग विधि में जो है नमी की भी आवश्यकता है और ताप की भी आवश्यकता है। पोचिंग तापमान में 80 से 85 डिग्री सेल्सियस तक होता है। पोचिंग का इस्तेमाल ज़्यादातर अंडे और मांस की मछलियों को में किया जाता है। देखिए इसमें क्या किया जाता है पोचिंग में, पोचिंग में ये किया जाता है कि मान लीजिए कि ये जो आपका बर्तन है, इसमें जो है यहाँ पे आग जला दिया आपने, ये आग जल गया। ठीक है, आग जल गया। अब इसके में क्या किया जाता है, इसमें पानी भर दिया, पानी उबलने लगा, इसमें अंडा डाल दिया या मांस डाल दिया, जो भी डाल दिया। तो इसमें क्या हो रहा है,
इसी को हम लोग पोचिंग कहते हैं। इसी में देखिए, इसमें जो है आपका क्या दोनों प्रयोग हो रहा है, नमी भी मतलब कि ये पानी भी प्रयोग हो रहा है, और ताप भी मतलब कि ये आग भी प्रयोग हो रहा है, ठीक है। तो इस विधि में पोचिंग में क्या करते हैं कि हम लोग जो है किसी पानी में या दूध में या किसी चीज़ में जो है उसको डाल के उबालते हैं, कहने का मतलब ये है पोचिंग विधि में। तो खासतौर से अंडे और मांस में इसका प्रयोग किया जाता है, तो ये पानी का प्रयोग यहाँ पे हो रहा है। आप नमी और ताप को देख लिए हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 32 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्णन जो है ब्लांचिंग के बारे में बताता है? ब्लांचिंग क्या है इसके बारे में बताता है। तो भाप के दबाव में पकाना यानी प्रेशर कुकिंग में पकाना, खाद्य पदार्थों को 3 मिनट के लिए उबालना, खाद्य पदार्थों को पहले ठंडे पानी में डालना और फिर जो है पानी में उबालना, और अगला क्या है, उबलते पानी में खाद्य पदार्थों को कुछ मिनट के लिए डालना और फिर ठंडा करना। तो बताइए क्या है? जो 32 का उत्तर हो जाएगा वो जाएगा आपका डी ऑप्शन। कि ब्लांचिंग क्या होता है कि उबलते पानी में खाद्य पदार्थों को कुछ मिनट के लिए डाल देना, ठीक है, उसके बाद जो है फिर उसको ठंडा करना, ये ब्लांचिंग कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 33 पे आते हैं। पहले 33 का पहले कथन वो पढ़िए, ठीक है, कि उसका कथन दिया हुआ है ए में और तर्क दिया हुआ है आर में। मुलायम और फुली हुई चपाती बनाने के लिए पकाने के लिए, ठीक है, पकाने के लिए गूथे हुए आटे को लगभग जो है आधे घंटे छोड़ने के बाद जो है दोबारा उसको गूथना चाहिए। मतलब कि आटे के बाद गूथ लिया, फिर आधा घंटे के लिए छोड़ दिया उसको, फिर थोड़ा सा दोबारा उसको गूथ के फिर रोटी पकाना शुरू किया, वही कह रहे हैं पहले में। पुनः गूथा हुआ आटा जो है गुलेटिन के विकास के लिए मदद करता है। जो पुनः गूथा हुआ आटा है क्या करता है? गुलेटिन के विकास के लिए मदद करता है, जिससे स्टार्च के गुण आता है जो रोटी के फुलाने में मदद करता है। जिसमें क्या आता है? स्टार्च का गुण आ जाता है और रोटी को फुलाने में मदद करता है। तो बताइए, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है कि ए और आर दोनों सही है, ए और आर दोनों गलत है, ए आर सही है आर गलत है। तो बताइए इसमें कौन सही है, बताइए ऑप्शन कौन सा सही है बताइए। जो 33 का उत्तर हो जाएगा वो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि ए और आर दोनों सही है। देखिए इसमें क्या होता है कि रोटी को पकाने से पहले गूथिए पहले, एक बार उसको आधा घंटा छोड़ दीजिए, फिर गूथिए। तो जो उसमें का गुलेटिन होता है उसके द्वारा जो है क्या होता है, स्टार्च डेवलप होता है। गुलेटिन क्या करता है, एक तरह से जो है गुलेटिन का काम क्या होता है, वो आटा को बांधता है, चिपका के रखता है, ठीक है। चावल की रोटी क्यों नहीं पाती? क्योंकि चावल की रोटी बनाते समय वो फूलेगी क्यों नहीं? क्योंकि उसमें गुलेटिन की मात्रा नहीं होती है, तो स्टार्च डेवलप नहीं हो पाता है। कहने का मतलब ये है। तो इस तरह से जो है हमारी रोटी बनती है। जब रोटी फुलाना है तो इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग। पहले आटा गूथिए और आधे घंटे तक जो है इसको छोड़ दीजिए, फिर थोड़ा सा गूंथ के फिर रोटी बनाना चालू कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 34 पे आते हैं। डबल रोटी बनाने के लिए कवक प्रतिबद्धा के लिए प्रयुक्त होता है। देखिए कवक प्रतिबद्धा, देखिए डबल रोटी क्या होता है, जो पाव देखे होंगे, पाव रोटी कहते हैं, कहीं कहीं पाव रोटी भी कहते हैं, पाव कहते हैं, ऐसा होता है डबल रोटी, ठीक है। डबल रोटी आप लोग चाय में खासतौर से लोग यूज करते हैं, चाय या बर्गर में जो यूज होता है पाव, उसी को डबल रोटी कहते हैं। ध्यान से अब समझ जाए होंगे आप लोग। सोडियम क्लोराइड का प्रयोग होता है कि सोडियम और कैल्शियम प्रायनेट का प्रयोग होता है कि कैल्शियम कार्बोनेट का होता है कि इनमें से किसी का नहीं होता है। तो 34 का उत्तर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, की सोडियम क्लोराइड का प्रयोग होता है किसके लिए? कवक प्रतिबद्धा, मतलब कवक को रोकने के लिए, उसको जो है कवक उसमें जो है ना लगे उसके लिए, ठीक है। तो डबल रोटी को बनाने के लिए कवक प्रतिबद्धा के लिए सोडियम क्लोराइड की आवश्यकता होती है, मतलब जरूरत पड़ती है, चाहे उसमें भी प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन संख्या 35 पर आ गए हैं, ठीक है हम लोग। खाना पकाने के उस विधि का नाम बताइए जिसमें गर्मी का स्रोत पकाने के सतह के नीचे प्रयुक्त होता है। खाना पकाने की उस विधि का नाम बताइए जिसमें गर्मी का स्रोत पकाने की सतह के नीचे प्रयुक्त होता है। गर्मी का जो स्रोत है वो पकाने के नीचे प्रयुक्त होता है, ध्यान रखिएगा। तो ब्रेजिंग है, ग्रिलिंग है, स्टीमिंग है या पोचिंग है। जो 35 का उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि ग्रिलिंग में, ठीक है। तो देखिए खाना पकाने की उस विधि का नाम ग्रिलिंग है, जिसमें क्या होता है बताइए, जिसमें गर्मी का स्रोत पकाने के सतह के नीचे प्रयुक्त होता है। इस विधि में भोजन के चमकदार आग में तथा अधिक प्रत्यक्ष ताप पर पकाया जाता है। किसमें? ग्रिलिंग में। ग्रिलिंग देखे होंगे आप लोग, मांस वगैरह में यूज किया जाता है, ठीक है, और उसमें उसको लगा के नीचे से जो है हीट किया जाता है, डायरेक्ट पकाया जाता है उसको। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 36 पे आते हैं। खाना पकाने के उस विधि का नाम बताइए जिसमें खाना पकाने के लिए भाप का उपयोग होता है, ठीक है। अब देखिए किस उसमें ये बता चुके हैं, जब भी चैप्टर पढ़ा रहे थे, तो खाना पकाने की उस विधि का नाम बताइए जिसमें भाप का प्रयोग होता है। तो मॉइस्ट हीट में, ड्राई हीट में, हॉट फैट में या माइक्रोवेव में। तो 36 का उत्तर हो जाएगा वो आ जाएगा आपका डी ऑप्शन, डी ऑप्शन, ठीक है।
यानी कि माइक्रोवेव में। ठीक है, माइक्रोवेव में किसका प्रयोग होता है? माइक्रोवेव में क्या होता है कि भाप का प्रयोग होता है। माइक्रोवेव में कुछ भी रख दीजिए, उसमें जो है भोजन क्या करता है, उसमें हीट डेवलप करता है और जो है उसके उसी के भाप से वो पकना शुरू हो जाता है। खाना पकाने की उस विधि का नाम माइक्रोवेव है, जिसमें खाना पकाने के लिए भाप का उपयोग होता है। इस विधि में माइक्रोवेव की किरणें के माध्यम से जो है भोजन को पकाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 37 पे आते हैं। खुला पकाने की अपेक्षा प्रेशर कुकर में पकाने से पोषक तत्व ज़्यादा सुरक्षित रहते हैं, क्योंकि खुला पकाने की अपेक्षा प्रेशर कुकर में पकाना जो है अधिक सुरक्षित रहता है। क्योंकि बताइए, प्रेशर कुकर में पकाने से कम समय लगता है, प्रेशर कुकर में कम पानी लगता है, प्रेशर कुकर में कम तापमान पर भी पकाया जा जाता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। जो 37 का उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। देखिए इसका क्या फ़ायदा है, प्रेशर कुकर में पकाने से कम समय लगता है, उससे क्या होता है, एक तो हमारी गैस की बचत होती है, दूसरे जो है पोषक तत्व जो है नष्ट नहीं होते हैं और जीवाणु भी मर जाते हैं। तो खुला की अपेक्षा जो है प्रेशर कुकर में पकाने से पोषक तत्व ज़्यादा सुरक्षित रहते हैं। ठीक है, पोषक तत्व क्या होते हैं, ज़्यादा सुरक्षित रहते हैं किसमें, कुकर में, क्योंकि प्रेशर कुकर में पकाने में कम समय लगता है। क्या लगता है, कम समय लगता है। प्रेशर कुकर सभी जीवाणुओं को नष्ट कर देता है और भोजन को सुरक्षित तथा स्वास्थ्यवर्धक रखता है। ठीक है, प्रेशर कुकर में जीवाणु भी नष्ट हो जाते हैं और जो है भोजन क्या होता है, सुरक्षित और स्वास्थ्यवर्धक होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 38 पे आते हैं। क्वेश्चन संख्या 38 देखिए हमारा क्या है, फलों और सब्जियों को उबलते जल या भाप में कुछ देर गर्म करने की विधि क्या कहलाती है? अभी पढ़े हम लोग। ठीक है, तो बाटलिंग कहलाती है कि कवरिंग कहलाती है कि ब्लाचिंग कहलाती है कि फ्रीजिंग कहलाती है? मतलब कि फलों और सब्जियों को उबलते जल में या भाप में कुछ देर गर्म करने की विधि क्या कहलाती है, बताइए। 38 का उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि ब्लांचिंग कहलाती है। फलों और सब्जियों को जो है उबलते जल में या भाप में कुछ देर गर्म करने की विधि जो है ब्लांचिंग कहलाती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 39 पे आते हैं। खाद्य पदार्थों के धौलीकरण का मुख्य कारण क्या है? खाद्य पदार्थों का धौलीकरण का मुख्य कारण क्या है? खाद्य पदार्थों को साफ करता है, नाशक जीव ग्रसन को रोकता है, खाद्य पदार्थों में एंजाइमों को निष्क्रिय करता है, या खाद्य पदार्थों को शुष्क होने से रोकता है? जो 39 का उत्तर हो जाएगा सी। ठीक है, खाद्य पदार्थों में एंजाइमों को निष्क्रिय करता है। तो देखिए, जो खाद्य पदार्थों में धौलीकरण, ब्लांचिंग बात हो रही है, ब्लांचिंग को हिंदी में धौलीकरण कहते हैं, कि मुख्य कारण जो है एंजाइमों को निष्क्रिय करना है। इसमें क्या करते हैं, धौलीकरण में पानी या भाप में रख के क्या करते हैं, उसको थोड़ी देर उबाल देते हैं, उससे क्या होते हैं, जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। इस विधि द्वारा खाद्य पदार्थ को उपस्थित प्रकीर्णों को नष्ट करके उस खाद्य पदार्थों को बचाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आज के अंतिम प्रश्न पे आते हैं। इसके साथ ही थोड़ा सा अपील करते हैं आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए। ठीक है, बताइए कि जो है यहाँ पे इतना कोर्स खत्म हो चुका है, प्ले लिस्ट में जाइए और देखते रहिए। और टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दे दिए हैं। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक भी कहाँ पे दिए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वो ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे सारा PDF मैं डाल देता हूँ, किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। तो निम्न में से भोजन पकाने का सर्वोत्तम विधि कौन सा है? भोजन पकाने का सर्वोत्तम विधि कौन सा है? उबालना, गहरी विधि द्वारा तलना, खदकना, या वाष्प द्वारा पकाना? तो जो सबसे अच्छी विधि है मानी गई है वो मानी गई है डी। अब क्यों मानी गई मैं बता रहा हूँ अभी। अब वाष्प द्वारा क्या पकता है, तो मोमोज आप लोग पकाते हुए देखे होंगे, नीचे पानी रख दिया जाता है, उसके भाप से जो है मोमोज पकता है। तो वो क्या होता है, सुपाच्य भी होता है और पोषक तत्व जो है संरक्षित रखते हैं। देखिए, भोजन हल्का होता है, पौष्टिक होता है, क्या होता है, सुपाच्य में जल्दी से पच जाता है। तो सारी विधियों में जो सबसे बेस्ट अच्छी विधि है वो कौन सी विधि है बताइए? वो है पानी भाप द्वारा पकाने की विधि है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष। तो सब कुछ जो है चैप्टर्स में पढ़ाया जा चुका है, उसको जाके आप लोग देख लीजिए। तो भाप की विधि जो है सबसे बेस्ट है। इन जो भी 4 विधियाँ दी गई हैं भाप द्वारा पकाने, तो वाष्प द्वारा पकाना जो है सबसे बेस्ट है उसमें। और उससे जो है भोजन क्या लगता है, हल्का होता है, पौष्टिक होता है और सुपाच्य भी होता है। इसी के साथ जो है चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट भी करिए कैसा सेशन लग रहा है आपको, कहाँ समस्या हो रही है। बन रही है हमारे साथ।